जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 10 जो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, हम उसको अभी आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में डिफरेंस हमने देख चुके हैं। ठीक है, फिर प्लेन मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वो हमने देखा था। यूजेस देखा था प्लेन मिरर का, कौन कौन सा यूजेस है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ये देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रेज कैसे होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेज। ठीक है, तो हमने पहले पैरेलल रेज तो देख चुके हैं। ठीक है, क्या पैरेलल रेज। ठीक है, पैरेलल रेज होते हैं, फिर आते हैं डाइवर्जिंग रेज, फिर आते हैं कन्वर्जिंग रेज, कन्वर्जिंग रेज एंड a beam of rays, a beam of rays from a point source। ठीक है, इस तरह से रेज जो है बनते हैं। ठीक है, जैसे कि पैरेलल रेज जो होते हैं, जिसमें सारे रेज जो है पैरेलली क्या होते हैं, इंसिडेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया पैरेलल रेज। डाइवर्जिंग में क्या होता है कि सारे रेज डाइवर्ज होते हैं, यूं बाहर की ओर निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह से। ठीक है, दैट इज डाइवर्जिंग रेज। इसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि सारे रेस, जैसे कि हम टॉर्च करते हैं, टॉर्च में से सारे रेस कैसे यूं डाइवर्ज होते हैं। ठीक है, दैट इज डाइवर्जिंग रेस। कन्वर्जिंग में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, यूं ये इस तरह से होते हैं, मतलब कि हमें लगता है कि सारे के सारे पॉइंट जो है आगे जाके किसी ना किसी एक पॉइंट पे चारों के चारों रेस जो है क्या होंगे, मतलब कि एक पॉइंट में मिल जाएंगे। ये जो है सारे अपनी अपनी डायरेक्शन में जाएंगे, ये आगे जाके मीट होने वाले नहीं, मिलने वाले नहीं। ये चारों के चारों पॉइंट को अगर रेस को अगर हम ऐसा करें तो ये किसी ना किसी पॉइंट पे क्या होंगे, इंसिडेंट होंगे। ठीक है, फिर है ए बीम ऑफ रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, मतलब कि किसी एक पॉइंट में से रेज का निकलना। ठीक है, दैट इज ए बीम ऑफ रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स हो गया। ठीक है, तो ये बेसिक टाइप्स ऑफ रेज है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर ले। ठीक है, कि रेज कितने होते हैं। चलो अब बढ़ते हैं, ये तो बेसिक बातें थी, मेन बात अब करने जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या है, स्फेरिकल मिरर के बारे में है। चलो चलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ओके, तो हमने जो व्हीकल होते हैं उसमें रियर ग्लासेस होते हैं, है ना, होते हैं रियर मिरर होते हैं, जैसे कि जिसकी वजह से हम पीछे की जो इमेज है वो क्लियरली देख सके कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। ठीक है, तो वहां पे जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर नहीं होता, जो हम घर में यूज करते हैं वहां पे वो प्लेन मिरर नहीं होता। तो वहां पे जो मिरर होता है वो यूज होता है स्फेरिकल मिरर्स। और ये स्फेरिकल मिरर्स है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। Spherical mirrors are of two types. One is concave mirror and another one is convex mirror. क्या होते हैं, convex mirror। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। कॉन्केव मिरर में क्या होता है कि मान लो कि ये एक स्फीयर है। ठीक है, क्या है, ये एक स्फीयर है। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा स्फीयर इस तरह से। ओके, और ये यहाँ पे जो है स्फीयर का सेंटर है, हमने इसको क्या कर लिया, सेंटर कर लिया। ठीक है, अब यहां से बिल्कुल इतना सा पार्ट हम ले लेते हैं। ठीक है, इतना सा पार्ट, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो मैंने इतना सा पार्ट ले लिया यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, ये हो गया, ये पॉइंट जो है ये
इतना, जिसको हम आर्क भी बोल सकते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये है बल्गिंग सरफेस, मतलब कि ये कुछ बल्ब कर्व्ड जैसा लग रहा है, और ये है बल्गिंग सरफेस और ये है इनर सरफेस। तो ये जब बल्गिंग सरफेस मतलब कि ये आउटर सरफेस भी बोल सकते हैं, अगर ये सिल्वर्ड है मतलब कि इसके ऊपर सिल्वर का पीछे लेयर लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का लेयर लगाया जाता है, ठीक है। और इनर सरफेस इसकी क्या है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसी सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब कि ये अंदर वाली जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर। और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब कि अगर मैं स्फीयर बनाऊं तो ये जो हो जाएगा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। हम इसके बारे में, इसके डिफरेंस के बारे में डिटेल में भी बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ कि कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है, किस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की ओर, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ले लिया, ये हो गया स्फीयर, सेम टू सेम उसकी तरह, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मैं यहाँ पे भी सेम टू सेम पार्ट ले लेता हूँ, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ इस तरह से, ओके। और यहाँ पे ये हो गया ए हो गया और ये हो गया बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या थी, ये जो आउटर सरफेस मतलब द बल्किंग सरफेस इज सिल्वर्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस या फिर बल्किंग सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये हो गया हमारा इनर सरफेस जो है क्या हो गई, सिल्वर्ड हो गई, ठीक है। और आउटर सरफेस क्या हो गई हमारी, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये आउटर सरफेस क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यहाँ पे उसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो पहले आप इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लो, फिर हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिख लिया है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। पहला डिफरेंस तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनर का सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये तो बेसिक डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है कि इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो इसमें हमें रियल भी इमेज मिलती है एंड वर्चुअल इमेज भी मिलती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलती है, वर्चुअल इमेज मिलती है, ठीक है। और ये किस तरह से होगा, तो ये हम पढ़ेंगे, इसके कुछ टर्म्स जो है इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से रियल एंड वर्चुअल इमेज जनरेट करती है और किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज को जनरेट करती है, ठीक है। अगर ये सिर्फ रियल इमेज है, ठीक है, अगर कनकेव मिरर में रियल इमेज आती है तो वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर हो सकती है या फिर सेम साइज की हो सकती है या फिर लार्जर है, ठीक है। कब, कि जब रियल इमेज आती है जिसको हम स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ रियल इमेज बनती है तो वो इमेज जो है स्मॉलर भी हो सकती है, सेम साइज की भी हो सकती है और लार्जर भी हो सकती है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनी कॉनकेव मिरर में तो इट इज ऑलवेज बिगर देन ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगी, ऑलवेज बिगर देन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसमें जो इमेज है ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कैसी होगी, ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट से कैसी होगी, बिल्कुल ये इमेज जो है कैसी होगी, छोटी होगी, ठीक है। देखते हैं कॉनकेव मिरर जो है कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ये जो है टॉर्च में यूज होता है, जो जनरली टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है। हेडलाइट में यूज होता है, हम जनरली व्हीकल चलाते हैं उसमें हेडलाइट जो होता है उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है, ठीक है। फिर व्हीकल में मतलब कि सर्च लाइट में यूज होता है या फिर पैराबोलिक सोलर कुकर होता है उसमें यूज होता है। और ये जो है,
ठीक है। हमारे जो 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, या फिर कितने भी व्हीलर का अगर गाड़ी है, ठीक है, व्हीकल है, उसमें हमारे पास साइड ग्लास लगे हुए होते हैं। वो साइड ग्लास में ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे कॉनकेव मिरर के कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, आपको दिमाग में ये डिफरेंस बिल्कुल फिट बैठ जाने वाला है, ठीक है। तो पहला तो डिफरेंस दिमाग में बैठ गया होगा, ये बाकी के ये मतलब कि यूज भी दिमाग में बैठ गया होगा कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। और क्यों यूज होता है वो हम अगर जैसे जैसे अगर आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, कि क्यों यूज होता है और यहाँ पे क्यों यूज होता है, यहाँ पे क्यों यूज होता है। और ये है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में ये जो दो बातें हैं कि अगर रियल और वर्चुअल इमेज बनती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल बनती है। अगर यहाँ पे रियल इमेज है तो या तो वो स्मॉलर, सेम साइज या फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो सकती है। अगर रियल है तो, वर्चुअल है तो ऑलवेज बिगर मिलेगी। और यहाँ पे अगर वर्चुअल है, यहाँ पे तो फिक्स वर्चुअली मिलेगी, और वर्चुअल है पर यहाँ पे कॉनकेव में क्या होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये उसके यूजेस है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिक टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर के बेसिक टर्म्स कौन कौन से। पहले तो स्फेरिकल मिरर दो है, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि दो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर जिसकी इनर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और ये हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी, ठीक है। ये हो गया एपर्चर, में यहाँ पे ए बी नाम दे देता हूँ, तो यहाँ पे पी क्यू, ठीक है, पी क्यू नाम। तो ये जो एपर्चर है, ठीक है, द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज एपर्चर। मतलब ये जो इतना जो ये लेंथ दिख रही है हमें, ये आर्क जैसा, दैट इज आवर एपर्चर। क्या बोला जाता है, एपर्चर। ये यहाँ पे जो PQ है, तो PQ दैट इज आवर एपर्चर, ओके। एंड द सेंटर ऑफ द एपर्चर इज नोन एज द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो यहाँ पे भी ये हो गया पोल। द सेंटर ऑफ द एपर्चर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। क्या बोलते हैं हम, पोल, P से डिनोट करते हैं। और हमें तो पता है कि अगर ये हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा C, ठीक है। ये इस तरह से, तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा C, ठीक है। ये हो गया C। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया C, ये हो गया P, हमारा ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओके, क्या बोलते हैं, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। और P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर इज नोन एज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज PC इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप टर्मिनोलॉजिस्ट को, आप टर्मिनोलॉजी जो है आप इसको लिखते जाइए, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो है हमारा एपर्चर है, दिस इज आवर पोल, ठीक है, एंड दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। ये जो P जो है, पोल, ये जो है मिरर की सरफेस के ऊपर होता है। कहाँ पे होता है, मिरर की सरफेस के ऊपर होता है। ये जो है C, ये मिरर के ऊपर होता नहीं है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट लाइज ऑन द स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिक, यहाँ पे भी हम यहाँ पे बता देते हैं, दिस इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन जो है पास होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड द पोल। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल
दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, the straight imaginary line passing through the center of the curvature and pole is known as principal axis। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक टर्म्स। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और बात यहाँ पे आप ऐड कर लो। ठीक है, कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर में, ठीक है, in concave mirror rays after reflection always converging। ठीक है, क्या होंगे? कन्वर्जिंग। इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कनकेव मिरर को क्या कहा जाता है? कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, बिकॉज द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज कन्वर्जिंग। और यहाँ पे इन कॉन्वेक्स मिरर, आप ये भी एक डिफरेंस में आप ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। इन कॉन्वेक्स मिरर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज डाइवर्जिंग। कैसे होते हैं? डाइवर्जिंग होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये भी एक बेसिक जो है डिफरेंस आप ऐड कर सकते हैं कि कनकेव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्केव मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये बेसिक टर्म्स हो गए। चलो क्लियर। तो अब एक और बात रह गई है बतानी। चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा होता है। चलो अभी मैं यहाँ पे जो है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बिल्कुल पैरेलली क्या कर रहा हूँ? ये एक रे जो है इंसिडेंट कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? पैरेलली अगर ये एक रे जो है इंसिडेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इस सरफेस पे, अगर मैं, ये मेरी सरफेस है, यहाँ पे इस तरह से अगर मैं कोई रे इंसिडेंट कर रहा हूँ, तो एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन कहाँ से? तो पहले तो बिना नॉर्मल के हम पता कैसे करें कि ये किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है? नॉर्मल तो चाहिए। ठीक है, नॉर्मल मतलब सरफेस को परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इस तरह से जितने एंगल पे आया उतने ही एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलो तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगा? नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए इसको मैं सेंटर, यहाँ से बिल्कुल ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दूंगा। इसको मैं क्या कर दूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये क्यों सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये भी बताता हूँ कि अगर ये एंगल पे, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, क्लियर। तो ये इतने ही एंगल पे क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। उसी तरह से दूसरा, अगर मैं रे यहाँ से बिल्कुल पैरेलली क्या कर रहा हूँ? पास कर रहा हूँ। ठीक है, सेम, फिर मैं इसको यहाँ से ये ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्लेक्ट। सिमिलरली नीचे से भी पास करते हैं, ये पैरेलली रेस, ये रेस ऐसा हो गया, एक रेस ऐसा हो गया, तो ये भी यूं इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये कैसे हो गया? तो मैं बताता हूँ कि 10th में हम जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे
तो उसमें आप बहुत अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे कि अगर मान लो कि एक सर्कल है और सर्कल से ये बिल्कुल टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है, क्या हो गया, टेंजेंट पास हो रहा है, तो ये जो टेंजेंट जो है इस पॉइंट के साथ जो है 90 डिग्री बनाता है ना, क्या बनाता है, 90 डिग्री। तो अगर मान लो कि ये मेरा स्फेरिकल मिरर है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और मैंने यहाँ पे ये जो लाइन को इंसिडेंट किया, ठीक है, तो नॉर्मल किधर होगा, ठीक है, यही है, यहाँ से यही सरफेस बन रहा है, ठीक है, तो ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर जो मेरे को बनाना है, तो सेंटर के साथ ही मेरे को परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने ये एंगल कहाँ पे लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको हमने यूं किया ताकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ ये एंगल बनाए, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सारे रेज क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए, ये रिफ्लेक्ट हो गए, ये रिफ्लेक्ट हो गए। तो आपने ये भी देखा कि सारे रेज कैसे हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना, कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, ओके। और ये जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और इस प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये पोल और ये सेंटर ऑफ मतलब कि प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज आवर फोकल लेंथ, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। और यही पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज आवर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं, ये तो हमने कनकेव मिरर के बारे में देखा, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो हमें रेस भी इधर से अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये रेस आया, ठीक है, ये रेस इधर आया, ठीक है, इसको भी ये इधर आया, ये इधर आया, इस तरह से हमने पैरेलली क्या कर दिए, रेस को इंसिडेंट कर दिए, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे भी एक रेस, हम इसको भी रेस मान लेते हैं, चलो इस तरह से रेस हमने क्या कर दिया, इंसिडेंट कर दिया। तो अब ये इसको हम क्या करेंगे, यूं बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, यूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया हमारा। अगर हम इसको बैकवर्डली एक्सटेंड करें तो ये सी के साथ मिलेगा। तो अब ये जितने एंगल से यहाँ पे हुआ है, ठीक है, उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, ये इस तरह से, ठीक है, थोड़ा मिक्स हो गया है, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, उसी तरह से होगा, ठीक है। तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, है ना। अभी मैंने बताया था कि अगर मान लो कि ये रेज यूं है और ये नॉर्मल है, ठीक है, अब यही नॉर्मल से जितने एंगल पे आया, मान लो कि थीटा जितने एंगल पे आया तो थीटा जितना एंगल पे चला जाएगा। अब मान लो यही रे है, मतलब कि इतने एंगल पे आया, तो 0 डिग्री पे आया है तो 0 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता है कि ये जितने एंगल पे आया है, ठीक है, उतने ही एंगल पे क्या होगा, वापस जाएगा। फिर ये इस तरह से, अगर मैं इसको यूं कर ले थोड़ा सा, तो ये जितने डिग्री यहाँ पे बनाएगा उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और ये यूं रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, है ना, यूं इस तरह से डाइवर्ज हो रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाइवर्जिंग रे। अभी इसको हमें क्या करना है, बैकवर्ड एक्सटेंड करें, मतलब कि यूं, ठीक है, ये हो गया बैकवर्डली एक्सटेंड, ठीक है, इसको भी करें, इसको भी करें बैकवर्ड एक्सटेंड, इसको भी करें,
तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज होते हैं। तो दिस इज अवर प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे ये हो गया हमारा प्रिंसिपल फोकस। जिस तरह से यहाँ पे बना है, यहाँ पे मिरर के कहाँ पे बनेगा, पीछे की ओर बनेगा, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पी एफ यहाँ पे ले लो, पी एफ यहाँ पे ले लो, ठीक है। दैट इज आवर फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे हम इसको, फोकल लेंथ। और ये जो यहाँ पे पीसी है, दैट इज आवर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमने कौन कितनी कितनी बातें पढ़ी, तो हमने बातें पढ़ी, पहले पढ़ा पोल, ठीक है, फिर पढ़ा एपर्चर, एपर्चर पहले पढ़ा, ठीक है, फिर पोल पढ़ा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर पहले ये रब कर देते हैं ना, फिर अच्छे से लिखते हैं। इससे पहले आप वीडियो को पॉज कर लो। ओके, तो हमने यहाँ पे जो जो बातें पढ़ी, तो हमने स्फेरिकल मिरर में पढ़ा एपर्चर, ठीक है, क्या पढ़ा, एपर्चर, पोल, फिर पढ़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा, फिर पढ़ा हमने प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, फिर हमने पढ़ा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फिर हमने पढ़ा फोकल लेंथ, ठीक है। ओके, तो ये सारे जो टर्म्स जो है आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये जो है डायमीटर यहाँ का जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है, दैट इज आवर एपर्चर। इसके मतलब कि सेंटर जो होता है ये हमारा हो जाएगा पोल। ये जो है यहाँ पे है, ये स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी लाइन जो इन दोनों में पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। जब कोई रेस पैरेलली इंसिडेंट होते हैं और ये जब कन्वर्जिंग होकर किसी पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। और पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो इतने पॉइंट हमने आज पढ़े हैं दोनों मिरर के बारे में, कनकेव मिरर के बारे में भी एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में भी, ठीक है। चलो, तो आप पहले इसको बहुत अच्छे से समझ लो, फिर बढ़ते हैं आगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशंस बिटवीन आर एंड एफ, जो हमें डिराइव करना है, आर इक्वल टू एफ फॉर कॉनकेव मिरर। इसके लिए स्फेरिकल कॉनकेव मिरर के लिए हमें ये डिराइव करना है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के बारे में बोला है, तो फटाफट कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, है ना। ये हो गया ए बी जो है हमारा एपर्चर, ये बीच में आ गया हमारा पोल, ठीक है। और ये हो गए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बढ़िया। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको डिराइव करने के लिए हमें कम से कम एक रेस तो चाहिए, ठीक है। तो वो रेस हम इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम क्या करते हैं, पैरेलली, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली इस रे को हम क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। और हमें पता है कि हमें यहाँ पे ये चाहिए, क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो बिल्कुल इसको सी के साथ कनेक्ट कर लो, ठीक है, सी के साथ कनेक्ट कर लिया। ओके, अब ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा एंगल आई हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आई हो गया। या फिर थीटा ले लेते हैं, थीटा हमें बहुत ही हेल्प करेगा, थीटा ले लेते हैं, चलो, ठीक है। तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, उतने ही एंगल पे क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा थीटा, क्योंकि बोथ एंगल्स आर रिफ्लेक्टेड एंगल एंड इंसिडेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है,
है ना, जेड जैसा बन रहा है, ये यहाँ से ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी ये पैरेलल ही है ये दोनों, तो ये हो गया, ये हो गया, ये, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 थीटा, तो इसको मैं ले लेता हूँ 2 थीटा। ओके, हो गया 2 थीटा। और ये जहाँ पे ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज आवर प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे एक और बात ये आगे देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, क्या है, सर्कल है, ये है सेंटर। ओके, और यहाँ पे ये जो आर्क है वो कुछ थीटा जितना एंगल बनाती है ना, थीटा जितना एंगल बनाती है। तो अगर ये हमें थीटा फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, ये जो थीटा मतलब कि मैं इसको लिख लेता हूँ एंगल। ठीक है, क्या है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये है एक फॉर्मूला है जो हमें इसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलो, तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिला इसको हम दे देते हैं क्यू। क्या नाम दे देते हैं, क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ले लेते हैं पहले एफ को एज ए सेंटर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एफ एज ए सेंटर। ठीक है, अगर एफ एज ए सेंटर है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है, हियर टेक एफ एज ए सेंटर फॉर आर्क, कौन सी आर्क है, फॉर आर्क पी क्यू। ठीक है, ये आर्क पी क्यू के लिए हमने एफ अगर सेंटर लिया है तो हमारा जो 2 थीटा है एंगल, दैट इज अप्रोक्स कितना होगा, अप्रोक्स कितना होगा, कि हमें क्या किया है, आर्क, आर्क क्या है, हमारी आर्क क्या है, पी क्यू, तो आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस दैट इज अवर पी एफ। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी एफ। ओके, और ये जो है पी एफ हमारा, इसको मैं, आप लिख लेना, इसको मैं अभी फिलहाल मिटा देता हूँ यहाँ से, या आप खास नोट कर लेना अपनी बुक में, ये बी, इसको ना मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, दैट इज अवर फोकल लेंथ एफ, पी एफ, और ये यहाँ के, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या, मतलब अप्रोक्स में क्या हो गया, पी क्यू अपॉन पी एफ। ओके, चलो, पी क्यू को एज इट इज रहने दो। ठीक है, पी क्यू को क्या रहते हैं, एज इट इज, पी क्यू एज इट इज रहेगा। और पी एफ हमारा क्या है, पी एफ हमारा क्या है, फोकल लेंथ। चलो, अब मैंने लिए यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया, मतलब कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 2 थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एफ, दैट इज अवर रिजल्ट 1। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट 1। नाउ जैसे हमने पहले 2 थीटा को लिया, अब थीटा को एज ए सेंटर लेते हैं। नाउ टेक सी एज ए सेंटर फॉर आर्क पी क्यू। ठीक है, पी क्यू के लिए अब हमने क्या लिया, सी को सेंटर लिया, तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, क्या है, एंगल कितना है, थीटा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, पी सी, है ना, आर्क अपॉन रेडियस, तो पी क्यू एज इट इज। ठीक है, और पी सी क्या है, रेडियस इज इक्वल टू आर है, तो हमें यहाँ पे थीटा क्या मिल गया, पी क्यू अपॉन आर, दैट इज अवर रिजल्ट 2। ठीक है, चलो, अब ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं 2 थीटा में। ठीक है, चलो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग थीटा पी क्यू अपॉन आर इन रिजल्ट 1। ठीक है, इसमें रख देते हैं रिजल्ट 1 में रख देते हैं। अब रिजल्ट 1 में रख देते हैं,
तो मैं ये ऊपर वाला रब कर देता हूँ, ठीक है। हमें R इज इक्वल टू 2F प्रूव करना है फॉर कॉन्केव मिरर, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 थीटा है इज इक्वल टू क्या है PQ अपॉन में F, तो ये हो गया 2 थीटा में कितना मिला है PQ अपॉन R, तो रख देते हैं PQ अपॉन R, और यहाँ पे हो गया PQ अपॉन में F। चलो, तो ये F जो होगा इधर जाएगा और PQ कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा, तो 2 ये हो गया F अपॉन R, ठीक है। और ये PQ इधर है और ये PQ ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, तो ये PQ कट। अब मैं इधर बचा 1, अब R को इधर ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2F और ये R इंटू 1, तो ये आ गया R, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो प्रूव करना था हमें वो कर चुके हैं, R इज इक्वल टू 2F, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R बाय 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको नोट कर ले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।